करोड़ रुपए हर साल करीब 20-25% से ग्रो कर रहा है। इसका मतलब हर 3-3.5 साल में यह कॉर्पस दुगना हो जाता है। अगर मैं आज से इन्वेस्ट करना बंद कर दूं, एक फूटी कौड़ी भी अपने इन्वेस्टमेंट में ना डालूं, तो यही 21 करोड़ 3.5 साल बाद 40 करोड़ के होंगे, 7 साल बाद 80 करोड़ के, 14 साल बाद 160 करोड़ के, एंड 20 साल बाद 320 करोड़ के हो सकते हैं। एक करोड़पति बनने के लिए 2 चीजें हर एक इंसान को चाहिए, वक्त और रेट ऑफ रिटर्न। और इस वीडियो में मैं इन दोनों चीजों को कैसे आप अपनी मुट्ठी में लाकर सही से डिसीजंस ले सकते हैं वो दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। अगर इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं तो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, लेकिन बहुत जरूरी पार्ट है अगर इसके बारे में आप वाकिफ नहीं है। किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग अपने पैसे इसलिए नहीं गंवाते क्योंकि उन्होंने गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लिए, इसलिए गंवाते हैं क्योंकि इमरजेंसी में उनका सारा का सारा कॉर्पस एरोड हो जाता है। कोविड में हेल्थ इमरजेंसी की वजह से कितने सारी फैमिलीज कर्ज में चली गई। कहीं किसी की डेथ हो जाती है, कहीं किसी की इनकम रुक जाती है, कहीं किसी का होम रिपेयर हो जाता है, गाड़ी ठुक जाती है। ये सारी चीजें जब बिना बुलाए, विच इज व्हाट एन इमरजेंसी इज, आ जाती हैं, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। 3 इमरजेंसीज जो हर एक इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी आती ही हैं, एंड यू हैव टू प्लान फॉर दैट। नंबर 1 हेल्थ इमरजेंसी, और उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस। अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपके माँ बाप हैं उनके लिए अलग से हेल्थ इंश्योरेंस अपने साथ में जोड़िएगा, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम ओल्डेस्ट मेंबर से पेग्ड होता है। तो जैसे ही आपके माँ बाप सीनियर सिटीजन बन जाएंगे, आपके खुद का इंश्योरेंस बहुत बढ़ जाएगा फॉर नो राइम एंड रीजन। तो फैमिली का अलग एंड पेरेंट्स का अलग। अगर आप टियर 1 सिटी में रहते हैं तो एक दिन का हॉस्पिटल का खर्चा एनीवेयर बिटवीन 20 to 30,000 रुपीज हो सकता है। एंड एज अ यंग पर्सन आपको 15 से 20 दिन हर साल अज्यूम करने चाहिए टुवर्ड्स हॉस्पिटल एक्सपेंसेस। तो मतलब एनीवेयर बिटवीन 5 to 6 lakhs का कवर। अगर आपके माँ बाप हैं, यू शुड एलोकेट एटलीस्ट 30 से 45 दिन एवरी ईयर। हम ये चाहते नहीं है कि ये हो, बट दैट शुड बी द कवरेज दे ऑट टू हैव। दूसरी इमरजेंसी डेथ, और उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो लाइफ इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं। तो वो यूलिप खरीद लेंगे, या वो प्रीमियम गारंटीड रिटर्न प्लान खरीद लेंगे, या कोई और गारंटीड रिटर्न प्लान खरीद लेंगे, या रिटर्न प्लान, या कुछ भी और। इंश्योरेंस मेरे लिए कम से कम सिर्फ और सिर्फ एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। मतलब इट इज ओनली टू इंश्योर कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी जिंदगी को कुछ हो जाए एंड यूर दी अर्निंग मेंबर, तो आपका परिवार कम से कम फाइनेंशियली तो सिक्योर रहे। एंड इसके लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान्स, सबसे ज्यादा कवर सबसे कम प्रीमियम के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 30 साल से कम के हैं तो आपको 1 करोड़ का कवर 9 से 10,000 रुपए का आ जाएगा इफ यू गो फॉर अ टर्म इंश्योरेंस प्लान। लेकिन यही चीज अगर आप गारंटीड रिटर्न प्लान के साथ जाएंगे, इट विल जंप टू अराउंड 15, 16, 17,000 रुपीज। तो नॉर्मल मैथ से तो ऐसा लगता है कि अरे यार थोड़ा सा ही तो पैसा ज्यादा दे रहे हैं, और फिर जब टर्म खत्म हो जाएगा तो वो सारा पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्लूड करेंगे, इट विल कम आउट टू बी अ फाइनेंशियली अनवाइज डिसीजन। इसलिए कम से कम मेरी राय ये रहेगी कि आप टर्म इंश्योरेंस प्लान ही लें। एंड देन थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी इज एन इमरजेंसी दैट यू कांट अकाउंट फॉर। कुछ भी हो सकता है, उसके लिए एक इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड कैसे सोचते हैं? आपको जो महीने का जरूरत का खर्चा है, वो खर्चा जो आपको हर महीने देना ही देना है, आपकी ईएमआईज हो गई, आपके खाने का खर्चा हो गया, आपके बिजली पानी का खर्चा हो गया, इन खर्चों से आप भाग नहीं सकते। यस, आप ऑर्डर इन नहीं कर सकते, आप पार्टी ना करिए, आप इन्वेस्ट भी ना करिए, लेकिन ये खर्चे तो आपको बेयर करना ही पड़ेंगे ना। तो जो भी ये महीने का आपका खर्चा है, मल्टीप्लाइड बाय एटलीस्ट 6 टाइम्स आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो अगर आपके महीने का खर्चा से 20,000 रुपए है जरूरत का, तो 1,20,000 रुपए आपके पास हमेशा हर वक्त बैंक में या कहीं किसी रूप में लिक्विड कैश में होना ही चाहिए। आइडियली 12 महीने का, ताकि अगर कुछ भी डामाडोल हो, आपकी जॉब चली जाए, आपकी इनकम रुक जाए, या कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, या कुछ भी और, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एन एक्सपेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू। इस इमरजेंसी फंड को कहां रखना है? मेरे हिसाब से अराउंड 60% आप फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं, ताकि वो पैसा सुरक्षित रहे और थोड़ा बहुत ग्रो भी करता रहे। अराउंड 30% आप अपने बैंक में रख सकते हैं, एंड देन अराउंड 10% आप कैश में अपने घर पे या कहीं और रख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है या यूपीआई बहुत अच्छे से चलता है, बाकी का रिमेनिंग 40% आउटसाइड ऑफ एफडी अपने बैंक में रख सकते हैं, सो दैट यू हैव रेडी एक्सेस टू इट। और जिस समय पे अगर और ज्यादा पैसे की जरूरत होगी तो आप अपनी एफडी तोड़ के उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ला सकते हैं। जब तक ये प्रोटेक्शन नहीं है, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेगा भी मत, क्योंकि एज आई सेड,
क्या ही फायदा उस इन्वेस्टमेंट का जहां अगर कुछ भी इमरजेंसी हो जाए वो सारे का सारा पैसा ही एक बार में उड़ जाएगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। एंड 2025 में आप कैसे इस इन्वेस्टमेंट को देखें, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर टाइम एंड योर रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर आप अपने 20s में हैं, आपके पास टाइम है एंड यू हैव टू देन थिंक कि आप अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट पीरियड को, जो कि 20-30 साल भी हो सकते हैं, कैसे स्प्रेड आउट करें और कितना आप रिस्क ले सकते हैं, विच विल डिटरमिन द रेट ऑफ रिटर्न। फाइनेंस का एक बहुत सिंपल फंडामेंटल उसूल होता है कि द हायर द रेट ऑफ रिटर्न यूजुअली हायर द रिस्क। आपको कभी भी फ्री में हायर रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलता। रेट ऑफ रिटर्न के लिए जो कॉस्ट या कीमत चुकानी पड़ती है वो होती है रिस्क। रिस्क का मतलब ये नहीं कि पैसे गंवा दिए जाएंगे या पक्का ही खत्म हो जाएंगे या आप लुट जाएंगे। रिस्क का सिंपल मतलब वॉलेटिलिटी, मतलब ये ऊपर नीचे होता रहेगा एंड यू कांट प्रिडिक्ट कि कितने लेवल पे होगा, कब होगा एंड कितना होगा। दैट इज व्हाट्स कॉल्ड रिस्क। बहुत लोग कंफ्यूज होके ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, मतलब स्टॉक मार्केट में पैसे हम गवा के ही रहेंगे। नहीं, स्टॉक मार्केट रिस्की का मतलब स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे बदलता रहता है। हर सेकंड जब स्टॉक मार्केट खुला होता है, प्राइसेस ऑफ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड उतार चढ़ाव एंड देयर इज नोबडी हु नोज कि क्या होने वाला है। देयर इज नोबडी हु कैन प्रिडिक्ट कि ये कहां जाने वाला है। ऑफ कोर्स हिस्टोरिकली देख के तो हम बहुत अच्छे कंक्लूजन कर पाते हैं, जहां मैं भी करता हूं कि अरे ये 12% पे, ये 15% पे, ये 18 पे या जो भी, बट देयर इज नोबडी हु नोज फॉर श्योर कि ये कितना ऊपर या नीचे जाएगा या कितना रिटर्न देगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप फिक्स डिपॉजिट से 6% में अपने पैसे डालते हैं तो आपको पता है कि कुछ भी हो जाए, धूप आए, छांव आए, बाढ़ आए, भूकंप आए, ये 6% आपको मिलके ही रहेंगे। तो इसमें कुछ सोचना नहीं है। लेकिन क्योंकि इसमें रिस्क नहीं है बाय डिजाइन, इसमें रिटर्न भी लो है। 6% बहुत बढ़िया रिटर्न नहीं है एंड आई विल टेल यू व्हाई। तो 3 बेसिक कैटेगरीज में सारी इन्वेस्टमेंट्स को डालते हैं: लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क। लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं। माँ पापा का प्यार, फिक्स डिपॉजिट, एफडी करा दो। बच्चा पैदा होते ही एफडी करा दो। स्कूल शुरू होते ही एफडी करा दो। पहले जन्मदिन पे एफडी करा दो। 10वें जन्मदिन पे एफडी करा दो। बच्चे पैदा हो चुके हैं, एफडी करा दो। उनके लिए एफडी काम करती थी क्योंकि उस समय पे एफडी के रेट बड़े अच्छे थे, स्टॉक मार्केट इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था, पैसे को सुरक्षित रख पाना ज्यादा जरूरी था, ग्रो करना तो बहुत बात की बात थी। अब पैसे मोरलेस सुरक्षित रह सकते हैं, ग्रोथ बहुत अच्छे से आ सकती है, सो व्हाई कीप इट, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। एफडी इज अ ब्रिलियंट इंस्ट्रूमेंट टू प्रोटेक्ट योर मनी। तभी मैंने बोला कि इमरजेंसी फंड आप एफडी में रखिएगा। तभी मैं ये भी बोलता हूं कि आपके माँ बाप जब रिटायर हो जाते हैं, उनका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है उसको भी आप एफडी में रख सकते हैं, क्योंकि उनके पैसे बहुत ज्यादा बढ़ाने नहीं है, इनफैक्ट सुरक्षित रखने हैं, ताकि वो उतार चढ़ाव से उनके महीने की या साल की जो खर्चे हैं वो कहीं डगमगा ना जाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एफडी सही रूप से देखें। फिर आता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड 2 किस्म का होता है: एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय हिंदुस्तान में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अवेल कर सकता है, जहां कंपनी और वो खुद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द ईपीएफ। ईपीएफ की बढ़िया बात क्या है? एक तो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है, करीब 7% मिलता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है एंड बहुत डिसिप्लिन मैनर में भी हो पाती है, क्योंकि सारी सैलरी जो इन हैंड मिलती है ना, वो कट कट के आती है। तो ईपीएफ ऑलरेडी निकल चुका होता है एंड दैट्स सच अ ग्रेट वे टू इन्वेस्ट, क्योंकि आपको हिट ही नहीं करता है कि आपको इन पैसों से इन्वेस्ट करना है, वो ऑलरेडी हो चुके हैं। सो यूजुअली लोग बड़े लंबे पीरियड तक इन्वेस्ट करके रखते हैं एंड क्योंकि वो लंबे पीरियड तक होता है तो बहुत बढ़िया सा अमाउंट भी बन जाता है। एंड व्हेन यू टेक दैट अमाउंट आउट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या जब भी, देन इट्स यूजुअली टैक्स फ्री एज वेल। पीपीएफ is open for every Indian national. तो जाहिर सी बात है कि उसका रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा सा कम है। I think it's about 6.5-6.7% या something. Again, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है, इसका लॉक इन 15 साल का होता है। So you have to keep the money for 15 years, तभी आपको वो पैसे मिलेंगे। But it's also again a low risk investment, क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है, तो सोचना नहीं पड़ेगा कि उतार चढ़ाव क्या है। एक फिक्स्ड कंसिस्टेंट रिटर्न, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट्स लो,
मिल रहा है। फिर बहुत सारे लोग गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम हो गई, कोई सुकन्या योजना हो गई, बहुत सारे ऐसे हैं जहां यूजुअली एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम हो गई, तो आप वो सारे भी यूज कर सकते हैं बिकॉज अगेन दे कम एट अ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं, रिस्क नहीं होता है या बहुत लो रिस्क होता है, एंड आप लंबे पीरियड तक अच्छे से इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में फाइनल ऑप्शन गोल्ड। गोल्ड लो रिस्क है पर नो रिस्क नहीं। ये नहीं है कि रिस्क फ्री है, कंसिस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न है ना, वो भी उतरता चढ़ता है लेकिन इतनी तेजी से नहीं। तो ऐसा नहीं है कि 10% ऊपर या 5% ऊपर एक ही दिन में, सो ऑन। कंसिस्टेंटली या तो बढ़ेगा या अगर घटेगा भी तो थोड़ा सा ही घटेगा। तो इट्स यूज्ड एज ऑलमोस्ट लाइक अ सेफ इन्वेस्टमेंट, एंड बहुत सारे लोग भारत में गोल्ड एज इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट यूज करते हैं। 2-3 चीजें जो याद रखनी जरूरी है। नंबर 1, ज्वेलरी इन माय ओपिनियन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ज्वेलरी में बहुत सारे चार्जेस जुड़े होते हैं जो आप अगर वापस उसको रिडीम करने चाहेंगे आपको नहीं मिलेंगे। मेकिंग चार्ज हो गया, आपका जीएसटी हो गया, कोई और डिजाइन चार्ज हो गया, ये सब वगैरह। दिस इज ऑल मनी दैट यू आर पेइंग जो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो अगर आपको वाकई में गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट ट्रीट करना है तो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, एंड दैट विल बी द बेस्ट, ताकि आप डिजिटली कभी भी उसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, कोई सेफ्टी इशू नहीं है। ये नहीं है कि चोरी चकारी हो गई या घर में डकैती पड़ गई या कुछ ऐसा, कहीं लॉकर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। या अगर आप जेन्युइनली फिजिकल गोल्ड चाहते हैं तो गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड बार्स ही लीजिएगा, बिकॉज देन दैट विल बी द प्योरेस्ट फॉर्म, एंड इसमें कोई कटौती नहीं होगी, बिकॉज दिस विल बी प्योर गोल्ड दैट यू आर बाइंग टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। अब अगर आप इन लो रिस्क एसेट्स को देखेंगे, ये यूजुअली आपको 5 से 8% के बीच में सालाना रिटर्न देंगे। जो हम टाइम और रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे थे ना, उसमें एक बहुत बढ़िया रूल होता है, द रूल ऑफ 72, कि कितनी जल्दी या कितने सालों में आपका पैसा दुगना होगा। तो ये रूल बोलता है कि 72 नंबर है, उसको अगर आप रेट ऑफ रिटर्न जो आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट करके मिल रहा है उससे डिवाइड करेंगे, आपको जो नंबर मिलेगा दैट विल बी द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ इयर्स, कितने साल लगेंगे इस पैसे को दुगना करने में। मतलब अगर आपने 1 लाख की एफडी कराई और 7% पे कराई तो 10 साल बाद वो 1 लाख रुपए 2 लाख हो जाएंगे, उसके 10 साल मतलब 20 साल बाद वो 2 लाख के 4 लाख हो जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आपको एक तेजी का एहसास देगा, एंड इसीलिए दिख भी जाता है या जाहिर हो जाता है कि यार ये 6 से 8% में तो बात बन नहीं पाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन ही अगर 6% है और इस 6 से 8% रिटर्न पे हमें टैक्स भी भरना पड़ेगा जब हम अल्टीमेटली इन्वेस्ट करेंगे, तो रहेगा क्या, क्या ही बचेगा, क्या ही खाएंगे, क्या ही एंजॉय करेंगे। एंड दैट्स व्हाई यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ अ हायर ऑर्डर ऑफ रिटर्न या रिस्क। तो आते हैं अब मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में। शुरुआत करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड से। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फिक्स डिपॉजिट जैसे होते हैं। फर्क यह है कि आप पैसा देते हैं बैंक में और वो आपको एक रेट ऑफ रिटर्न देता है, या आप पैसा देते हैं एक कॉर्पोरेट को और वो आपको एक रेट ऑफ रिटर्न देता है। ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न होते हैं, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट से कहीं ज्यादा बड़े हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं। तो 9%, 10%, कभी 11 या 12% भी। तो फिर आप बोलेंगे यार अंकुर ये फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न है तो इसमें तो रिस्क है ही नहीं कुछ। रिस्क है डिफॉल्ट का। अगर वो कंपनी जिसको आपने पैसे दिए हैं वो डूब गई या खुदा ना खास्ता कुछ काम नहीं कर पाई, या कोई बैंक्रप्सी डिक्लेयर हो गई, या मैनेजमेंट चेंज हो गया, या मार्केट बिगड़ गया, या कुछ भी हो गया, इट इज पॉसिबल कि वो जो पैसे आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के रूप में वापस करने वाले थे वो कर ही नहीं पाएंगे, एंड दैट विल बी अ डिफॉल्ट। तो ये डिफॉल्ट रिस्क कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को रेट किया जाता है। सबसे बढ़िया रेटिंग मतलब लीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मिलता है AAA बॉन्ड्स को, AAA बॉन्ड्स। तो अगर आप फर्ज करिए SBI या HDFC या रिलायंस, इनके कॉर्पोरेट बॉन्ड अगर होंगे तो शायद क्वाइट लाइकली ये AAA बॉन्ड्स हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत वेल साइज्ड है। बहुत सारे इनके कॉर्पोरेट बॉन्ड पिछले जमाने बोल रहा था बट इतिहास में या कभी रिसेंट पास में भी निकले होंगे, उन्होंने अच्छे से चुका दिया है, कहीं कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है। तो इन्हीं सब के चलते उनकी एक रेटिंग होती है।
एंड फिर वो गिरती है रेटिंग, AA हो गया, A हो गया, फिर A- हो गया, B-C कैटेगरी तक आते आपको पता चल चुका है कि यार ये तो कोई वारिकू फर्जी कंपनी है। एंड ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू किया है, ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरे के पूरे पैसे वापस कर देंगे, लेकिन रिस्क बहुत बढ़ चुका है। एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड इस रेटिंग पे मुझे पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि यहां रिस्क ना एक डिक्लाइन का नहीं है, सीधे जीरो जाने का है। लाइक स्टॉक अगर आप खरीदते हैं, फर्ज करिए रिलायंस का, तो जितना भी वो प्राइस है 3,000 रुपए, वो 10% गिर जाएगा, 20 गिर जाएगा, 50% भी अगर गिर जाएगा, जीरो तो नहीं होगा ना। लेकिन यहां कॉर्पोरेट बॉन्ड अगर डिफॉल्ट हुआ तो सीधे जीरो, आपका पूरा का पूरा पैसा गया। हाँ, एक सीनियोरिटी से वो पैसा आपको वापस मिल सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, बहुत वक्त लग सकता है। तो इसलिए अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड प्लीज करना चाहिए, अगर आपको कंसिस्टेंट फिक्स रेट ऑफ रिटर्न चाहिए लेकिन विद अ स्लाइटली बेटर रेट ऑफ रिटर्न एंड मोर रिस्क, तो AAA मैक्सिमम AA कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। फिर आते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स बड़े मजेदार है। फिक्स्ड डिपॉजिट से थोड़ा ज्यादा पैसा देते हैं क्योंकि ये फिक्स डिपॉजिट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, एंड क्योंकि सारा तामझाम है ना रिस्क मैनेज करने का कि कहीं डिफॉल्ट ना हो जाए, कहीं कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो म्यूचुअल फंड मैनेजर कर रहा है, आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। सो दैट्स ब्रिलियंट। तो डेट म्यूचुअल फंड इज एक म्यूचुअल फंड जिसमें आपको नियरली एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। आप डेट म्यूचुअल फंड्स की SIP भी कर सकते हैं। बहुत लोगों को मैं ये बोलता हूं कि अगर आपको म्यूचुअल फंड से अपना इमरजेंसी फंड बनाना हो, ये कैसे होगा? आप इमरजेंसी फंड फर्ज करिए 60,000 रुपए का बनाना चाहते हैं, आपकी अभी क्षमता है 5,000 रुपए महीना देने की। आप डेट म्यूचुअल फंड की एक 12 महीने की SIP शुरू कर दीजिए, उससे आपका इमरजेंसी फंड बनता रहेगा। वो 5,000 रुपए हर महीना डाल के आपका एक साल में 60,000 रुपए प्रिंसिपल तो आ ही गया, प्लस जो भी आपको SIP का रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, 7% हो, 8% हो, 9% हो, जो भी वो डेट म्यूचुअल फंड दे पाएगा, उससे आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। सो इट्स अ ग्रेट वे टू बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। इट्स अ ग्रेट प्लेस जहां आप अपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो आप सेफ रखना चाहते हैं वहां पार्क कर सकते हैं। इट्स अ ग्रेट वे फॉर योर पेरेंट्स टू पार्क देयर रिटायरमेंट फंड। तो मीडियम रिस्क डेट म्यूचुअल फंड्स बहुत बढ़िया एक ऑप्शन है। फिर आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट सोने के जैसे बहुत टाइम तक इंडिया का फेवरेट रहा है, अभी भी है इनफैक्ट। लेकिन एक चीज मैंने रियल एस्टेट में नोटिस करी है कि कोई भी अमीर होने के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करता। वो जब अमीर बन जाते हैं या हो जाते हैं, उसके बाद वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। एंड दैट्स लार्जली बिकॉज रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बड़ा कॉर्पस चाहिए होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए होता है अपफ्रंट, या लोन लेने की बहुत क्षमता चाहिए होती है। तो इसी कारण से रियल एस्टेट बिकम्स अ स्लाइटली लेटर इन लाइफ इन्वेस्टमेंट प्लान, जब आपके पास थोड़ा फ्री कैश आ चुका है या इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे और एवेन्यूज हैं। रियल एस्टेट ऑन एन एवरेज 8 से 10% रिटर्न देता है। दिस इज कैपिटल एप्रिसिएशन। हाँ, अगर आप उसको रेंट पे डालेंगे तो फिर आपको एक रेंटल यील्ड भी मिलेगी, जो कि रेजिडेंशियल में करीब 2 से 3% हो सकती है, कमर्शियल में करीब 4 से 5-6% भी हो सकती है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। शॉप्स हो गए या ऑफिसेज हो गए या कॉर्पोरेट पार्क्स हो गए। रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करना इतना वाइज डिसीजन नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ 2 या 3% ही रेंटल यील्ड मिलेगी। बहुत जल्दी जल्दी टेनेंट्स चेंज होते रहेंगे। कैपिटल अप्रिसिएशन भी हो ना हो, क्योंकि जैसे जैसे वो घर पुराने होते रहते हैं उनकी वैल्यू भी थोड़ी घटती रहती है, अपकीप मेंटेनेंस बहुत बढ़ जाती है वगैरह। तो इसलिए मेरी राय ये है कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मीडियम रिस्क के हिसाब से करिएगा एंड कमर्शियल में करिएगा। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रियल एस्टेट की होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब जब आपको पैसा चाहिए तब कितनी जल्दी वो पैसा आपको मिल सकता है। स्टॉक मार्केट फॉर एग्जांपल बहुत लिक्विड है। आपको जब पैसा चाहिए बेचिए, पैसा आपके पास आ गया, आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट ऐसा नहीं है। अगर आपको अपनी दुकान बेचनी हो, अपना घर बेचना हो, तो आपको 2 से 3, कभी कभी 4-5 महीने भी लग जाते हैं, क्योंकि सही बायर हो गया, फिर वो पूरा पेपर वर्क, फिर रजिस्ट्री, फिर पूरा पैसा ट्रांसफर, फिर फलाना ढमका जो भी रहेगा। इट इज नॉट अ लिक्विड एसेट। तो कभी भी रियल एस्टेट में अपना पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट मत डालिएगा, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता किसी भी रीजन से वो पैसे आपको वाकई में चाहिए हो, विच इज द मेन रीजन व्हाई वी ऑल इन्वेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस, वो पैसा लिक्विड रूप में नहीं होगा।
फाइनली आते हैं मीडियम रिस्क म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स। अरे अंकुर, ऐसे कैसे बोल दिया? म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स तो बहुत हाई रिस्क है। नहीं, जब आप बाकी हाई रिस्क एसेट्स देखेंगे जिनके बारे में बात करूंगा, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स उनके कंपैरिजन में मीडियम रिस्क है। म्यूचुअल फंड्स मतलब अ पोर्टफोलियो स्टॉक, स्टॉक मतलब डायरेक्ट कंपनी का आप खरीद रहे हैं। मैं यूजुअली स्टॉक्स नहीं खरीदता हूं, इसलिए नहीं खरीदता हूं क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि क्या खरीदना है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मेरे पास ना वक्त है इवैल्यूएट करने का कि कौन सा फंडामेंटल है, कौन सा उसकी बैलेंस शीट है, क्या उसके रेशियोज हैं। मैं जिज्ञासु हूं, तो अपने थियोरीज के लिए एंड अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक एक स्टॉक किसी कंपनी का ले लेता हूं, लेकिन फ्रॉम अ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच मैं स्टॉक्स नहीं खरीदता हूं। आई इन्वेस्ट इन पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स। तो वो म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम या पीएमएस हो सकते हैं, वेयर यू वुड ट्रस्ट अ मैनेजर। जैसे म्यूचुअल फंड जब आप खरीदते हैं तो आप एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को अपने पैसे सौंपते हैं एंड वो फिर एलोकेट करते हैं, यहां खरीदना है, इतना बेचना है, कब बेचना है। वो सारे डिसीजन लेते हैं, आपसे पूछते नहीं है, लेकिन आपको एक रेट ऑफ रिटर्न गारंटी तो नहीं करते, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम इंश्योर करते रहते हैं। एंड यू कैन देन पिक द म्यूचुअल फंड दैट यू वांट। 3 तरीके की म्यूचुअल फंड लार्जली दिखते हैं। वन, ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूं। वन, लार्ज कैप, वो म्यूचुअल फंड जो बड़े साइज कंपनीज में या लार्जेस्ट साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये यूजुअली सबसे सेफ होते हैं इन कंपैरिजन टू ऑल म्यूचुअल फंड्स। फिर आते हैं मिड कैप या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। ये मिडिल साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। या फ्लेक्सी कैप मतलब कैपिटल जो कुछ लार्ज कैप में कर दिया, कुछ स्मॉल कैप में कर दिया, कुछ मिड कैप में कर दिया। एंड देन देयर आर स्मॉल कैप जो सिर्फ छोटी साइज कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। बाय डेफिनेशन रिस्क जो है लार्ज कैप में सबसे कम है, स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा है। तो बाय डेफिनेशन रिटर्न भी यूजुअली लार्ज कैप में सबसे कम है, स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा है। अगर आप 10 साल या प्लस का पीरियड देखेंगे तो लार्ज कैप ऑन एन एवरेज गिव्स अबाउट 12% रिटर्न एवरी ईयर, मिड कैप अराउंड 15% एंड स्मॉल कैप अराउंड 18%। रूल ऑफ 72 लगाते हैं, 15 से शुरू करते हैं। अगर आप मिड कैप या फ्लेक्सी कैप लेंगे तो दैट मीन्स अराउंड 5 साल में आपका पैसा अब दुगना होगा। तो अगर आपने 1 लाख रुपए उसमें डाले तो 5 साल बाद 2 लाख, 10 साल बाद 4 लाख एंड 20 साल बाद 8 नहीं 16 लाख रुपए। अब इसको एफडी से कंपेयर करिए, हमने 7% पे डाला था, वो 20 साल बाद हमारा पैसा 4 लाख हुआ था। वही पैसा स्टॉक मार्केट के मिड कैप या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में 16 लाख रुपए का हो चुका है, 4 गुना ज्यादा। तो रेट ऑफ रिटर्न तो सिर्फ 2 ही गुना था, 7% का 15% मोटा मोटा, लेकिन पैसा 4 गुना ज्यादा हो चुका है। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये तो हमने सिर्फ 20 ही साल किया, 30 साल करेंगे तो एफडी 4 लाख की सिर्फ 8 ही होगी, लेकिन ये 16 का 32 हो जाएगा, 32 का 64 लाख रुपए। तो कहां आपके 8 लाख और कहां 64 लाख, 30 साल के अंदर 8 गुने का डिफरेंस या अंतर। दिस इज वाई वक्त और रेट ऑफ रिटर्न दोनों ही रॉक स्टार चीजें हैं जो आपको अपनी साइड पे चाहिए। अब आते हैं फाइनल हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स पे। सबसे पहले स्टॉक ट्रेडिंग और एफएनओ। स्टॉक ट्रेडिंग और एफएनओ मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि एक तरीके की ट्रेडिंग है जहां आप बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए अपना पैसा कहीं पार्क करते हैं और प्राइस मूवमेंट्स पे बेट करके बहुत ही जल्दी अपना पैसा बाहर निकालते हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुई, बट एक तरीके का इनकम जनरेशन मेथड हो गया। तो आई वुड से स्टॉक ट्रेडिंग एफएनओ शुड बी लाइक अ प्रोफेशन, कि आप इसमें कलाकार हैं, स्किल्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने कुछ सीखा है, आपके पास एक ट्रेडिंग एल्गोरिदम है, एक मेथड है, एक रीजन है कि आप ये क्यों बेट ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, जो भी। एंड दैट इज व्हाई आई रेकमेंड कि ये सिर्फ और सिर्फ वही लोग करें जो जानते हैं। ये आसान नहीं है। ज़ेरोधा जो कि भारत का टॉप या वन ऑफ द टॉप स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स है, उन्होंने डेटा पब्लिश किया था दैट 82% ऑफ ऑल स्टॉक ट्रेडर्स lose money and 95% of them have a PNL of no more than 1 lakh a year. सिर्फ 1 लाख का प्रॉफिट, 95%। तो जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट लोग कमा रहे हैं ना, वो हम जैसे लोग नहीं है, वो हाई वेलोसिटी या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स हैं जो कि इनसेन लेवल पे
दिमाग और टेक्नोलॉजी दोनों डिप्लॉय करके इस पैसे को बनाते हैं। हम उनसे मैच नहीं कर सकते, लेकिन इफ यू स्टिल वांट टू ट्राई, टेक दैट रिस्क। बहुत बहुत रिस्की, क्योंकि लेवरेज्ड होता है। आप अपना थोड़ा सा ही पैसा डालते हैं, उस पर एक बहुत बड़ी गेम खेलते हैं। बहुत डिटेल्ड है तो मैं उसमें जाऊंगा नहीं, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट वांट टू एंडोर्स इट। लेकिन इसका मतलब यही होता है कि अगर ऊपर चला गया तो आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है इन कंपैरिजन टू आपने कितना इन्वेस्ट किया। लेकिन अगर नीचे चला गया तो आपको बहुत सारा पैसा देना भी पड़ सकता है, इन एडिशन टू आपने खुद का कितना इन्वेस्ट किया है। अगर आप इसमें बहुत अच्छे हैं तो आप 25-30% साल का कमा सकते हैं। बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि अब आपका पैसा 3 साल 3.5 साल में ही दुगना हो जा रहा है। फिर है स्टार्टअप इन्वेस्टिंग। स्टार्टअप इन्वेस्टिंग यूजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए या आप जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए ओपन नहीं होता है। थोड़ा क्लोज डोर होता है। बहुत स्पेशल फंड्स होते हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनमें घुस पाना बहुत मुश्किल होता है अगर आप स्टार्टअप की दुनिया से नहीं है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस स्टार्टअप्स में रहा है तो इसीलिए मेरे लिए थोड़ा सा आसान है घुस पाना। मैं स्टार्टअप फंड्स में, डेट फंड्स या इक्विटी स्टार्टअप फंड्स, उनमें एक इन्वेस्टर हूं। लेकिन नॉर्मल लोग मुश्किल से ही घुस पाते हैं। अगर मैंने वो स्टार्टअप एक्सपीरियंस नहीं एक्वायर किया होता तो मेरे पास भी कोई जरिया नहीं होता। हाँ, कुछ रिटेल प्लेटफॉर्म्स हैं जो इसको अलाउ करते हैं। रिटेल नहीं बोलूंगा, लेकिन एक तरीके के letsventure.com है, angellist.com है, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको तब भी एक एक्रेडिटेड इन्वेस्टर होना ही पड़ेगा। आपको एक नेटवर्थ अपनी डिफाइन करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप करते हैं, यू कैन जॉइंटली या को इन्वेस्ट विद अदर इन्वेस्टर्स अपने थोड़े थोड़े पैसे डाल के। लेकिन इसमें भी मिनिमम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना ही होता है, उससे कम नहीं। वेरी रिस्की, एक्सट्रीमली रिस्की, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड में क्या था, कम से कम कंपनी तो चल रही है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं, और अगर कंपनी खुदा ना खास्ता बंद हो गई तो तब डूबेगी। लेकिन अभी तक तो नहीं डूबी ना, चल रही है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, बॉन्ड रिलीज करने की क्षमता है। यहां स्टार्टअप तो शायद आइडिया पे ही पैसे रेस कर रहे होंगे, शायद टीम पे ही रेस कर रहे होंगे, शायद अर्ली रेवेन्यू पे कर रहे होंगे। 90% चांस है कि ये स्टार्टअप 1 साल बाद जिंदा ही नहीं होगा। तो पैसा आपका रेट ऑफ रिटर्न पे नहीं, 0 या 1 पे मेजर होता है। अगर चल गया फिर तो बहुत ही बढ़िया रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर नहीं चला तो सीधे 0 ही है। मैं 2013 से स्टार्टअप इन्वेस्टिंग करता आ रहा हूं। 2013 से 2018 तक 5 साल जब मैंने रेगुलरली इन्वेस्ट किया, मैंने 13 इन्वेस्टमेंट्स करी थी। उन 13 इन्वेस्टमेंट्स में से 9 बंद हो गई। 2 में मेरा पैसा, अगर मैंने 1 रुपए डाला था, 30 पैसा वापस आया। तो थोड़ा बहुत पैसा वापस आया, लेकिन लॉस में ही आया। एक इन्वेस्टमेंट में पैसा 1 रुपए किया था तो 1 ही रुपए वापस आया, मतलब जितना किया था उतना ही वापस आया। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट ने मेरे 1 रुपए के 27 रुपए मुझे वापस करे, 27 टाइम्स। अब ये ना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मैं आपको इंप्रेस करने की कोशिश करूंगा तो मैं बोलूंगा मैं स्टार्टअप एंजल इन्वेस्टर हूं, मेरे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो 27 गुना रिटर्न दे चुके हैं। लेकिन मैं वो 9 के बारे में तो बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि किसी को उनके बारे में पता ही नहीं है। इसलिए दूर के ढोल सुहावने होते हैं, वैसी ही कहानी लगती है इधर। बहुत बहुत रिस्की है। आई वुड नॉट रेकमेंड दिस फॉर एनीबडी हु स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग। यंग इन्वेस्टर्स नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं। अगर आपके पास स्टार्टअप एक्सपीरियंस है या आप स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े हुए हैं, तब आप इसको एवेल्युएट कर सकते हैं, वरना प्लीज मत करिएगा। फाइनल, क्रिप्टो। क्रिप्टो यार, लोगों को ना बिना समझे हुए इन्वेस्टमेंट करने का बहुत शौक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये फ्री पैसा है, रातों रात पैसा बन जाएगा। क्या पागल से बिटकॉइन बढ़ता रहता है, अभी थोड़ा सा अप में है तो उसके चर्चे हो रहे हैं, जब वो डूब जाता है सब उसको भूल जाते हैं। अगर आप क्रिप्टो को समझते हैं फ्रॉम अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, देन यू कुड कंसिडर इन्वेस्टिंग इन इट। अगर आप नहीं समझते हैं तो प्लीज इन्वेस्टमेंट के रूप में करना भी चाहें तो मैक्सिमम 5% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होना चाहिए। मेरा क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट अभी 1% है ऑफ माय टोटल पोर्टफोलियो। इट इज अराउंड 1.3 CR या समथिंग। 1 बिटकॉइन, 10 इथेरियम, 100 सोलाना, यही 3 हैं जिनमें मैंने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि मुझे यही 3 पसंद है, समझ भी आते हैं, एंड इनके बारे में मैंने काफी रिसर्च किया है टू अंडरस्टैंड कि मैं अपना पैसा इनमें क्यों डाल रहा हूं। लेकिन मुझे यह भी पता है ये कंप्लीटली जीरो जा सकता है। मैंने अपने इसमें 36 लाख रुपए डाले हुए हैं। बहुत पहले खरीदा था ये, जब ये सस्ता था।
अब वो 1.5 करोड़ का हो चुका है, तो ऐसा लग रहा होगा कि मैं रॉकस्टार हूं, लेकिन मैं बिल्कुल मान के चलता हूं कि ये 36 लाख रुपए जीरो भी जा सकते हैं। 1.5 तो मैंने कभी माना ही नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए मैं दिखा देता हूं। बहुत 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 रिस्की एंड हाईली वॉलेटाइल। तो प्लीज इसे तभी यूज करिएगा या तभी यूज करिएगा जब आपके पास फ्री मनी है या प्ले मनी है, एंड तब भी 5 मैक्सिमम 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी डिवोटेड टू दिस। अब अगर लेके चले इनका हाई रिस्क, तो इट कुड बी एनीवेयर बिटवीन 25 से 35, मे बी इवन 40%। मतलब आपका पैसा 2-3 साल में दुगना हो सकता है। अब वही 20 साल वाली गेम खेलें। एफडी 20 साल में आपको दे रही थी 4 लाख रुपए, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप आपको दे रही थी 16 लाख रुपए। लेकिन यही 20 या 21 साल में जो आप 3 साल अपना पैसा दुगना कर रहे हैं, तो 3 साल में दुगना, फिर 6 साल में 4 गुना, फिर 9 साल में 8 गुना, 12 साल में 16 गुना, 15 साल में 32 गुना, 18 साल में 64 गुना, और फिर 21 साल में 128 गुना। मतलब वही 1 लाख रुपए अगर 7% से ग्रो करें तो 20 साल बाद आपके पास 4 लाख होंगे। अगर वही 1 लाख 15% पे ग्रो करे तो आपके पास होंगे 16 लाख। और अगर ये 1 लाख करीब 30% पे ग्रो करे तो आपके पास होंगे 1,28,00,000 रुपए उन्हीं 20 सालों में। यह है अंतर वक्त और रेट ऑफ रिटर्न का, लेकिन रिस्क को मद्देनजर रखते हुए। तो अ स्मार्ट इन्वेस्टर वुड बी लाइक, यार ये तो बेइंतहा पैसा है, एंड आई एम टोटली ओके अगर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मेरा 15 से 25% कंसिस्टेंट रिटर्न आ जाए। बहुत ही बढ़िया है यार, एंड दैट इज व्हाट आई पर्सनली एम फॉर। मेरा एम है कि 18 से 20%, 25 तक अगर चला जाए तो रॉक स्टार परफॉर्मेंस है। मुझे नहीं चाहिए 30, 35, 40%, मुझे नहीं चाहिए हर साल दुगना, मुझे नहीं चाहिए 6 महीने में आईपीओ दुगना हो गया है। वो सब बिल्कुल मेरे लिए शोर है, नॉइज है। मुझे चाहिए कंसिस्टेंट, बोरिंग 18 से 20% लगे रहो 10 साल, 20 साल, 30 साल। क्योंकि मैं अभी 44 का हूं। 60 साल की उम्र तक आते आते जब 15 या 20 साल हो जाएंगे, अगर मेरे पास वही 300 करोड़ रुपए हों जो आज अगर मैं इन्वेस्ट करना बंद कर दूं मेरे पास होंगे, आई डोंट नीड टू वरी अबाउट मनी एवर। ना मुझे आज पैसे की चिंता है, ना उस समय होगी, एंड उस समय वो जेनरेशनल वेल्थ होगी जो सब कुछ चेंज कर सकती है। दैट इज हाउ यू शुड थिंक अबाउट इट एज वेल। आप 20 साल के हैं, अपने 20s में हैं, 20 साल के अंदर आप अपने 40s में होंगे, एंड यू कैन एक्चुअली गेट टू अ एब्सोल्यूट जनरेशन चेंजिंग वेल्थ नंबर अगर आप पेशेंटली रिस्क मैनेज करते हुए अपने वक्त और रेट ऑफ रिटर्न को मैनेज करेंगे। 2025 वो साल होना चाहिए। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ।